हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रिवर्स ऑफ इंडिया के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि गंगा से जो दाएं तरफ से आके मिल रही थी नदियां, यानी कि वो नदियां जो उसे राइट बैंक से ज्वाइन करती हैं, जिसमें हमने यमुना को देखा था, सोन, पुनपुन और ये सारी नदियां पड़ी थी। और अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने फोर्थ लेक्चर पे आ पहुंचे हैं, जिसमें हम गंगा की उन ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे जो उसे लेफ्ट तरफ से आके मिलती है। मतलब गंगा जा रही है और उसे बाएं तरफ से आकर जो नदियां मिल रही हैं उन्हें हम देखेंगे, जिसमें हम जो नदियां शुरू करेंगे वो रामगंगा से शुरू करते हुए कहां तक जाएंगे, महानंदा तक, यानी कि गंगा को हम फरक्का बैराज तक लेकर जाएंगे, जिसके बाद वो दो शाखाओं में टूटकर बांग्लादेश में चली जाएंगी। तो चलिए जल्दी से अब एक बार उसकी सारी वो ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं जो उसे लेफ्ट तरफ से आकर मिलती हैं। तो जो मेजर 6 नदियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक बार मैप देख लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, सबसे पहले रामगंगा उसे आकर मिलती है, उसके बाद गोमती जो प्लेन्स में से आकर उसे ज्वाइन करेगी, फिर घाघरा है, गंडक है, कोसी और महानंदा। साथ साथ अभी मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि इन 6 मेजर रिवर्स के साथ और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा से आकर ज्वाइन कर रही हैं इन 6 नदियों में जो मेजर हैं, और फिर ये एट लास्ट किस गंगा में आकर मिल जाती हैं। इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस मैप में पूरा एक तरह से आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कौन कौन सी नदी आती है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ये नदी कहाँ से आ गई, ये नदी कहाँ से आ गई। ठीक है, मेजर रिवर्स सबको पता होती है, लेकिन जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे सरयू है, शारदा है, राप्ती, इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो रामगंगा गंगा से आकर मिल रही है। ओके, उसके बाद जब हम मूव ऑन करेंगे तो जो हमें दूसरी नदी मिलेगी वो मेजर नदी की बात करें तो घाघरा मिलती है। देखिए ध्यान से देखिए, रामगंगा के बाद अगर जो कोई मेजर रिवर गंगा से आकर मिल रही है बाएं तरफ से तो वो कौन सी है, घाघरा है। लेकिन घाघरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी आकर मिलती है, यानी कि वो घाघरा की सहायक कह सकते हैं हम उसे, जो क्या है, शारदा नदी है। ठीक है, उसके बाद एक और नदी आती है सरयू। ध्यान दीजिएगा, सरयू अपने आप में नदी है, लेकिन जब वो घाघरा में आकर मिल जाती है तब हम घाघरे का ही जो नाम रखते हैं उसे सरयू भी कहने लगते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे तो ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं राप्ती आ रही है, ध्यान दीजिए इस मैप में सिर्फ राप्ती दिखाई गई है। जब हम आगे देखेंगे तो हम 2 राप्ती पढ़ेंगे, एक वेस्ट राप्ती और एक ईस्ट राप्ती। जब राप्ती यहाँ आएगी तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी। उसका पश्चिमी हिस्सा किसमें मिल जाएगा, घाघरा में आकर, और इसका पूर्वी हिस्सा मिल जाएगा गंगा की जो तीसरी सबसे जरूरी सहायक नदी है वो क्या है, गंडक में आकर। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। चलो, तो 3 मेजर नदी देख ली, साथ साथ हमने उनकी सहायक देख ली। अब आगे चलें तो गंडक के बाद जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी मिलेगी वो मिलेगी कोसी नदी। लेकिन साथ साथ एक जो कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को रहता है वो बूढ़ी गंडक को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि बूढ़ी गंडक को ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वो गंडक की सहायक है, जो कि नहीं है। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ साथ बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक ना होकर किसकी सहायक है, कोसी नदी की सहायक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक नहीं है, किसकी सहायक है, कोसी की सहायक है। उसके बाद जो हम मेन रिवर देखेंगे वो आएगी महानंदा, जो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये गंगा में आकर नहीं मिलेगी। जब गंगा फरक्का बैराज के बाद 2 शाखाओं में टूटेगी, एक पद्मा के नाम से जो वो बांग्लादेश में चली जाएगी और दूसरी जो भागीरथी के नाम से पश्चिम बंगाल में होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पद्मा नदी में आकर महानंदा मिलती है उससे आखिर में। तो ये है पूरा एक ओवरव्यू, इससे जो नदियां लेफ्ट बैंक से आके मिल रही हैं, जितनी भी आपको यहाँ नदियां दिख रही हैं ये सारी अभी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, लास्ट तक जरूर बने रहे। चलिए, तो ये हमने देख ली जो मेजर रिवर्स गंगा से आकर मिल रही है, साथ साथ उनकी सब ट्रिब्यूटरीज भी, यानी कि सहायक की सहायक जो गंगा से आकर मिल रही है या गंगा बनाने में मदद कर रही है। अब देखिए, इन्हें एक शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू याद करते हैं सारी को, छोटी बड़ी जो भी नदियां हैं, टेंशन मत लीजिए, सारी हम याद कर लेंगे एक ट्रिक से। ट्रिक क्या है, रामगंगा, शारदा, घर से रपटी। ध्यान से सुनिए, रामगंगा, शारदा, घर से रपटी, गंडक, बूढ़ी, बाघ को झपटी। सिंपल है, एक क्विक लाइन दोबारा से मेरे साथ बोलिए, रामगंगा, शारदा, घर से रपटी, गंडक, बूढ़ी, बाघ को झपटी। ठीक, महानंदा अलग से हम याद कर लेंगे। चलिए अब बताती हूँ कि ट्रिक में किसका क्या मतलब है। तो रामगंगा और शारदा नदियां ही हैं। घर से यहाँ पर मतलब है घाघरा नदी का, से का मतलब सरयू याद कर लीजिएगा,
साथ साथ रप्ती, राप्ती, आराम से रप्ती और राप्ती आप बता ही सकते हैं। उसके बाद चलें तो क्या था, गंडक यानी कि गंडक, बूढ़ी का मतलब है बूढ़ी गंडक, बाघ का मतलब है यहाँ पर बागमती, को का मतलब है कोसी। झपटी का यहाँ कोई मतलब नहीं, इट जस्ट कंप्लीटिंग द लाइन। तो दोबारा से एक बार ट्रिक बोलिए मेरे साथ जल्दी से, रामगंगा शारदा घर से रपटी, गंडक बूढ़ी बाघ को झपटी। तो देखिए कितनी आसानी से सारी जितनी भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज उससे आकर मिल रही हैं, हमें सारी पता चल गई हैं। तो आप इस ट्रिक को, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज अपनी शुरू करते हैं। और सबसे पहली क्या है, रामगंगा। साथ साथ अब हम इन नदियों के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, यानी कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ जाकर गंगा में मिल रही है, मतलब इनका एंड कहाँ पर हो रहा है, और साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले रामगंगा से। तो देखिए इस मैप में रामगंगा नदी को दिखाया गया है, आप देख सकते होंगे जो मेजर हाईलाइटेड रिवर है ये रेड कलर में, ये रामगंगा है, जो ये गंगा से आकर यहाँ पर मिल जा रही है। तो अगर रामगंगा का ओरिजिन देखें तो वो कहाँ से हो रहा है, दूधाटोली रेंज से होता है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड से ये नदी निकल कर आ रही है। और याद कैसे करेंगे आप इसे, कि रामगंगा में दूध बहता है, बहुत आसान है, जरूरी नहीं है आप सारी ट्रिक्स लें, जो आपको आसानी से याद हो जाए उसे आप डायरेक्ट याद कीजिए। जब अगर आपको ट्रिक की जरूरत है तो मैंने उसके लिए आपको ट्रिक बता दी है कि रामगंगा कहाँ से आ रही है, दूधाटोली रेंज से। तो कैसे याद करेंगे, रामगंगा में दूध बहता है। उसके बाद अगर इसकी एंड की देखें तो पता है गंगा की सहायक है, यानी कि गंगा में जाकर कहां पर मिलेगी, ये कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। कन्नौज इज इन यूपी, ध्यान दीजिए उत्तराखंड से आ रही है और कहां मिल रही है गंगा में आकर, उत्तर प्रदेश में। तो ये तो बात हो गई रामगंगा के मेरे ओरिजिन और उसके एंड की, यानी कि उसके उद्गम की, और आखिर में जब वो गंगा में आकर मिल जा रही है। आगे अगर हम देखें रामगंगा के कुछ फैक्ट्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है जो रामगंगा में के बीचों बीच पड़ता है, या कह लीजिए कि रामगंगा इस पार्क से होते हुए गुजरती है। वो क्या है, जिम कॉर्बेट पार्क, जो उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर है। उस साथ साथ पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सिटीज हैं जो रामगंगा के किनारे पर बसे हुए हैं। तो उसमें जो मेजर हैं वो क्या क्या है, बिजनौर है आपका, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई सिटीज, ये वो हैं जो रामगंगा के बैंक पर बसे हुए हैं, या कह लीजिए कि रामगंगा इनके किनारे से होकर गुजर रही है। तब रामगंगा के बाद हम अपनी अगली सहायक नदी देखते हैं, वो क्या है, गोमती है। गोमती पढ़ने से पहले इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको याद रखनी है कि गोमती एक ऐसी सहायक नदी है गंगा की जो हिमालय से नहीं निकलती। हाँ ये बात सही है, गोमती हिमालय से नहीं निकलती, ध्यान दीजिएगा। गोमती एक झील से निकल रही है, या एक ताल कह लीजिए, और वो क्या है, गोमत ताल या फुलहार झील। गोमत ताल आसानी से समझ में आ जाएगा, गोमती गोमत ताल। फुलहार झील को कैसे याद करेंगे आप, फुलहार झील गोमती फुल होकर निकलती है, आसानी से फुल होकर, यानी कि फुलहार झील। सिंपल सी ट्रिक है, गोमती फुल होकर निकलती है, यानी कि गोमती कहां से निकलती है, फुलहार झील आप कह सकते हैं, या फिर गोमत ताल। और ये कहां पर है, पीलीभीत में है, ध्यान दीजिए ये पीलीभीत। और ये अगर एरिया आपको किसी को मैप में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, हिमालय से नहीं आ रही है तो कहां से आ रही है, ये तराई क्षेत्र से आती है। तराई रीजन कहां पर है, शिवालिक के फुटहिल्स। 3 रेंजेस हैं हिमालयाज की, आपको पता ही होगा, उसके लिए आप माउंटेन रेंजेस वाली वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ हिमालयाज की देखिए 3 रेंज हैं, एक ग्रेट हिमालयाज है, उसके बाद मिड आता है, उसके बाद शिवालिक हिमालयाज आते हैं। शिवालिक के जब हम फुटहिल्स में आते हैं, मतलब जहां कर नदियां अपना पानी छोड़ देती हैं, उस तराई क्षेत्र से ये निकलती है और फिर गंगा में ये वाराणसी के पास आकर गंगा से मिल जाती है। तो ये है पूरी गोमती के बारे में। गोमती का अगर इंपॉर्टेंस की हम बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये यूपी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को यूपी का एग्जाम देना हो तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि गोमती के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं लखनऊ है, सुल्तानपुर, जौनपुर। साथ साथ गोमती के किनारे एक बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस भी सिचुएटेड है, वो क्या है, नैमिषारण्य या फिर नीमसार आप उसे कह सकते हैं। ये एक होली टेम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसके बैंक्स पे है,
गोमती रिवर के बैंक्स पर है। तो ये तो बात हो गई गोमती के बारे में। चलिए, तो अब तक हमने 2 नदियां पढ़ ली हैं अपनी गंगा की, 2 सहायक नदियां देख ली हैं, एक रामगंगा और गोमती। अब हम गंगा की बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियां पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, घाघरा नदी। ध्यान दीजिए, घाघरा नदी के बाद और घाघरा नदी से जितनी भी नदियां आप गंगा में आकर मिलेंगी, घाघरा, गंडक, कोसी और जो भी सारी नदियां गंगा में आकर मिलेंगी, वो सारी की सारी ट्रांसबाउंड्री रिवर है। पहला एक इंपॉर्टेंट और सब कॉमन बात जो इन सारी सहायक नदियों के बारे में वो ये कि घाघरा के बाद जो भी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं वो सारी की सारी क्या है, ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री का मतलब ये कि वो किन्हीं देशों की बाउंड्री बना रही है, या तो वो कोई 2 देशों की बाउंड्री बना रही होंगी या फिर 3 देशों की बाउंड्री, जिसे अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी 2 की बना रही है, देशों की बना रही है, कौन सी 3 देशों की बना रही है। साथ साथ दूसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना है इनके बारे में कि इनका जब ये अलग अलग देशों से होकर आएंगी तो इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होगा। इनके नामों को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये नदी अब कौन सी आ गई, क्या ये एक नई नदी है, अलग नदी है? नहीं, वो वही एक सेम नदी है, बस उनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो आज इस वीडियो को देखकर आपको ये सारे नामों को लेकर जो इनके कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए, अब सबसे पहले अपनी पहली ट्रांसबाउंड्री रिवर पढ़ते हैं गंगा की, जो उसे लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, पहली ट्रांसबाउंड्री रिवर की बात हो रही है। तो अगर हम पहली ट्रांसबाउंड्री रिवर की बात करें तो वो कौन सी है, घाघरा, जो गंगा में आकर मिलती है। और ये कहाँ से निकल रही है, ये तिब्बतन प्लेटो में से आ रही है, तिब्बत के पठार से आ रही है। उसके बाद ये नेपाल कवर करती है और फिर इंडिया में आकर लास्ट में बिहार के पास छपरा में गंगा में आकर मिल जाती है। अगर एक इसकी स्पेसिफिक ओरिजिन को हम देखें तो वो एक ग्लेशियर से हो रहा है, जिसे हम मापचा चुंगो ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। मापचा चुंगो ग्लेशियर जो कहाँ पर है, तिब्बत के पठार पर है, लेक मानसरोवर के पास। देखिए, फिर से लेक मानसरोवर आ गया। लेक मानसरोवर से आपको अगर थोड़ा आपने रिकॉल करें तो एक चीज आपको याद आएगी कि हम लेक मानसरोवर को पहले भी देख चुके हैं और यहाँ से कुछ और नदियों का हमने उद्गम भी देखा है, या तो वो इनसे ही हो रही थी लेक मानसरोवर से, या इसके आसपास से ही निकल रही थी। तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो शायद आपको याद आ गया होगा कि वो क्या थी, इंडस रिवर, सबसे बड़ी जो हमने देखी थी सबसे पहले, जिसका उद्गम इसी के पास से हो रहा था। साथ साथ हमने इंडस की एक सहायक नदी भी देखी थी, सतलज नदी, जिसका उद्गम भी लेक मानसरोवर के पास से ही था। ठीक है, तो आज हम अपनी अगर ओवरऑल बात करें तो आज हम उसमें 3rd रिवर पढ़ रहे हैं, जो कहां से, लेक मानसरोवर के पास से निकलती है। तो अगर एक कंबाइंड नोट्स में अगर आप बनाए तो आप कह सकते हैं कि 3 नदियां अभी तक हमने देख ली जो लेक मानसरोवर के पास से ही आ रही हैं, एक इंडस, सतलज और 3rd क्या है, घाघरा। ठीक है, देखिए सब एक साथ अगर याद देखा होगा आपने तो अब आपको रिकॉल करना भी आसान हो रहा होगा। तो चलिए, ये तो बात होगी इसके ओरिजिन की। याद कैसे करेंगे अब इसका ओरिजिन, देखो सिंपल, इंडियंस छोटी छोटी ट्रिक्स रखते हैं। तो कैसे याद करोगे, घाघरा चुंगी से निकलती है, सिंपल। घाघरा कहां से निकलती है, चुंगी से निकलती है। लेकिन अब क्योंकि चाइना, नेपाल होती है तो अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो नाम बन गया है बड़ा सा थोड़ा, मापचा चुंगो। चुंगी का क्या कर दिया गया है, चुंगो कर दिया गया है। तो घाघरा कहां से निकलती है, चुंगी से, या याद करने के लिए क्या भी कह सकते हैं, मापचा चुंगो से घाघरा निकलती है। अभी इस फिगर में पूरा मापचा चुंगो क्लियर नहीं हो रहा है, नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि कहां से मापचा चुंगो निकलती है और फिर ये कैसे कैसे आकर लास्ट में बिहार में छपरा के पास गंगा में आकर मिल रही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है मापचा चुंगो स्प्रिंग, अभी बताया था मापचा चुंगो ग्लेशियर जिससे ये निकल रही है। यहीं पर है राक्षस ताल और वहीं पर क्या है, मानसरोवर ताल। तो मानसरोवर के पास में ही कौन सा ग्लेशियर है, मापचा चुंगो, जहां से ये निकल रही है। उसके बाद ये तिब्बत पार करती हुई कहां पर आएगी, नेपाल में आएगी। देखो, नेपाल की पूरी ब्रेथ कवर कर रही है ये, मतलब पूरा जितनी भी नेपाल की चौड़ाई है पूरा नेपाल को पार करती हुई आ रही है। नेपाल में इसका नाम घाघरा नहीं है, ध्यान दीजिए। अभी बताया था ट्रांसबाउंड्री रिवर है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम होगा। तो जो नेपाल में इसका नाम है वो क्या है, कर्णाली। नेपाल में इसका नाम क्या है, कर्णाली। अब अगर कोई आपसे कहे कि कर्णाली कौन सी नदी है तो एकदम दिमाग में आ जाएगा नेपाल में कर्णाली, यानी कि घाघरा नदी की बात हो रही है। तो नेपाल में कर्णाली नदी आएगी और फिर जब ये कर्णाली नदी बाहर निकलेगी, नेपाल से बाहर निकलती है, तब यहीं पर इसकी एक सहायक नदी आती है
जो इसे ज्वाइन करती है कर्नाली को, और फिर उसके बाद इसका नाम क्या बन जाता है, घाघरा बन जाता है जब ये भारत में आ जाती है। तो भारत के लिए घाघरा है, नेपाल के लिए ये कर्नाली नदी है। अब अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें जिससे इसकी सहायक नदी भी आपको क्लियर हो जाएगी, तो देखिए जो घाघरा है इसको कर्नाली भी कहते हैं। अब पता चल गया है घाघरा का कर्नाली नाम कहाँ पर है, नेपाल में है, आप आसानी से बता सकते हैं। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, देख लिया हमने, तिब्बत में हो रही है, फिर उसके बाद नेपाल में, और उसके बाद भारत होते हुए लास्ट में बिहार में गंगा में मिल रही है। अब बात करें अगर हम इसके रूट की, जब ये हिमालय से निकलती है, यानी कि जब ये मापचा चुंगो से निकल रही है, उसके बाद ये नेपाल में एंटर करती है कर्नाली के नाम से। नेपाल में घुसने के बाद जब ये नेपाल को पूरा क्रॉस करती हुई आती है, तब एट लास्ट ब्रह्म घाट में आकर इसे एक सहायक नदी इसकी मिलती है, शारदा नदी। ध्यान दीजिए, एक मैप दिखाया था अभी मैंने स्टार्टिंग में, जिसमें मैंने शारदा नदी को घाघरा से ज्वाइन कराया था, तो वही शारदा नदी है जो कहाँ, कर्नाली में आकर मिल रही है, कहाँ पर, ब्रह्म घाट पर, और उसके बाद इसका नाम क्या बन जाता है, घाघरा बन जाता है, या उसके बाद हम इसे क्या कहते हैं, घाघरा के नाम से कहते हैं जब ये भारत में आ जाती है। आप देखो घाघरा आ गई, शारदा मिल गई, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा शारदा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए शारदा की, यूपी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारदा की अगर हम बात करें तो शारदा के भी अलग अलग नाम है, क्योंकि ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। काली है, महाकाली, काली गंगा। महाकाली के नाम से ये नेपाल में जानी जाती है, जब ये उत्तराखंड में होती है तब हम इसे काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, क्योंकि कोई भी नदी अगर ट्रांस बाउंड्री है तो उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होंगे, और जब ये यूपी में आ जाती है तब हम इसे शारदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसका ओरिजिनेशन देखें तो वो कहाँ से है, काला पानी से हो रहा है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय करंट में भी काला पानी बहुत चल रहा है, न्यूज में आप देख रहे हैं। नेपाल ने अपने मैप में काला पानी को अपने मैप में दिखाया है, और इंडिया कहता है कि काला पानी उसका हिस्सा है। तो काला पानी से ही ये ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए इसका नाम काली, महाकाली और काली गंगा रखा गया है। उसके बाद ये घाघरा की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी सहायक नदी है। ध्यान दीजिए, घाघरा की सबसे बड़ी या इंपॉर्टेंट सहायक नदी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, शारदा नदी। चलिए तो वापस से घाघरा पर आ जाते हैं। हमने उसकी एक सहायक नदी देख ली है, कौन सी, शारदा। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, घाघरा के कुछ और फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पहला क्या है कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। हमने जब राइट ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी गंगा की, तो मैंने यमुना के बारे में बताया था कि यमुना उसकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मतलब अगर गंगा की सारी सहायक नदियां देखी जाएं तो उसमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, घाघरा, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ध्यान दीजिए, जब हम सबसे बड़ी सहायक नदियों की बात करेंगे गंगा की, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी गंगा की, घाघरा, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी होगी, यमुना, ठीक है। लेकिन जब हम लंबाई में बात करेंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की बात करेंगे, तब घाघरा सेकंड सबसे लंबी नदी है जो गंगा में आकर मिलती है, और सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है जो गंगा में आके मिलती है, यमुना। देखो, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, दोनों में दो ही नदी आपको याद करनी है, घाघरा और यमुना, ठीक है। बस लार्जेस्ट याद करना तो लॉन्गेस्ट में अपोजिट हो जाएगा, अगर लॉन्गेस्ट याद करो तो लार्जेस्ट में उसका अपोजिट कर देना। याद कैसे करोगे, लार्जेस्ट के लिए क्या है, जी वाई है, और लॉन्गेस्ट के लिए क्या है, वाई जी है। लार्जेस्ट जी वाई यानी कि घाघरा यमुना, लॉन्गेस्ट वाई जी यमुना और घाघरा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, क्योंकि ये सबसे बड़ी सहायक है गंगा की, तो अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां भी। तो शारदा हमने देख ली, साथ साथ मैप में एक नदी दिखाई गई थी राप्ती आपको, और वहीं पर मैंने बताया था कि राप्ती दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक पश्चिम और एक पूर्व। जो पश्चिमी राप्ती होगी वो उसका संबंध किसके साथ है, वो किससे रिलेटेड है, घाघरा से। ध्यान दीजिए, दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो घाघरा की है वो क्या है, वेस्ट राप्ती। और ईस्ट राप्ती का संबंध कहाँ हम देखेंगे, क्या कहाँ देखेंगे उसे, गंडक नदी जब हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी दोनों ट्रिब्यूटरीज की बात, यानी कि इसकी सहायक नदियों की बात, घाघरा की। अब बात करते हैं, जब घाघरा भारत में आ गई है तब मतलब कर्नाली में शारदा मिल गई,
तो उसका नाम घाघरा हो गया। अब वो घाघरा में जब आ रही है तो जब ये घाघरा के बाद और थोड़ा नीचे जाएगी, इंडिया में ही आकर जब ये थोड़ा और आगे फ्लो करेगी, तब लोअर घाघरा वाला जो पार्ट होगा, निचली घाघरा जो नदी होगी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा, अयोध्या कहाँ सिचुएटेड है? सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी क्या है? लोअर घाघरा। जब घाघरा इंडिया में आ चुकी है, तब थोड़ा सा एरिया पार करने के बाद जब ये मिलने वाली है गंगा से, उससे पहले इसको जो लोअर घाघरा वाला पार्ट है, जब ये बिल्कुल प्लेन में आ चुकी है, तो जो लोअर घाघरा वाला नदी आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं। और इसी सरयू के किनारे क्या स्थित है? अयोध्या स्थित है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारी। अब देखो घाघरा के साथ हमने कितनी सारी नदियां पढ़ ली, एक बार रिकॉल करो। घाघरा कर्नाली के नाम से नेपाल में आई, फिर उसमें शारदा नदी मिली, तब उसका नाम घाघरा पड़ा। और फिर जब हम लोअर घाघरा को लेकर आए, तब वहीं पर हमें कौन सा नदी दूसरा नाम मिल गया? सरयू नदी। तो बहुत सारे हैं, और सारे नाम किससे संबंधित हैं? डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? घाघरा नदी से ही रिलेटेड है। तो आई होप कि अब आपसे घाघरा से रिलेटेड जितने भी ये सारे नामों का कंफ्यूजन होगा वो दूर हो चुका होगा। चलिए, तो अब अपनी नेक्स्ट या सेकंड ट्रांस बाउंड्री रिवर पर आ जाते हैं, जो गंगा से आकर मिलती है, और उसका नाम क्या है? गंडक या फिर गंडकी। देखो घाघरा मिला दिया है हमने, अब क्या बचती है? नेक्स्ट आती है हमारी गंडक नदी। तो गंडक की अगर हम बात करें तो गंडक भी क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि ये नेपाल और इंडिया में बह रही है। अगर इसका उद्गम देखें तो वो कहाँ है? नुबाइन हिमाल ग्लेशियर मुस्तांग रीजन, नेपाल। उद्गम कहाँ पर है? नुबाइन हिमाल ग्लेशियर इन मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल से निकल रही है और फिर कहां पर आ रही है? भारत में आ रही है। याद कैसे करोगे? बहुत बड़ा है उद्गम इसका, तो याद कैसे करेंगे? देखो, गंडक और गंडक मस्तानी क्षेत्र में नुमाइश करती है। बहुत आसान सा है, जिनको ट्रिक चाहिए मैं उनके लिए ट्रिक दे देती हूँ। गंडक मस्तानी, मस्तानी से क्या है? मस्तांग। गंडक मस्तानी क्षेत्र यानी कि मस्तांग रीजन में नुमाइश करती है। नुमाइश का मत से क्या याद कर लेंगे आप? नुबाइन ग्लेशियर, नुमाइश, नुबाइन। ठीक है जी, चलो ये बात तो हो गई गंडक के उद्गम को लेकर। गंडक कहाँ से निकलती है? नुबाइन हिमाल ग्लेशियर इन मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल। और इसके लिए ट्रिक क्या है? गंडक मस्तानी क्षेत्र में नुमाइश करती है। चलो, अब अगर हम इसका एंड देखें तो जो ये है, ये सोनपुर के पास, पटना के पास सोनपुर है, वहां पर ये आकर गंडक गंगा से मिल जाती है। बिहार में ही ये सारी नदियां आकर गंगा से मिलेंगी। घाघरा मिल गई, अब गंडक मिलेगी कहां पर? पटना के पास सोनपुर है, वहां पर आकर ये गंगा से मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई गंडक के उद्गम को लेकर, और जब वो नेपाल से आ रही है, फिर भारत में आती हुई गंगा में आकर मिल जा रही है। अगर हम आगे देखें इसके कुछ फैक्ट्स, तो देखो जब ये गंडक आती है, क्योंकि अब ट्रांस बाउंड्री रिवर है तो सीधी सी बात है इसके अलग नाम होगा। जब ये कहाँ चलेगी? नेपाल में आएगी। जब ये भारत में आएगी तब इसका अलग नाम होगा। तो भारत वाला नाम तो हमने देख लिया गंडक, अब पहले क्या देख लेते हैं? इसके नेपाल के नाम। तो जब ये नेपाल में निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? काली गंडकी। नेपाल में इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। काली गंडकी इसे नेपाल में कहते हैं, नारायणी इसे नेपाल में कहते हैं। ये सारे इसके नाम कहाँ हैं? नेपाल में है। साथ साथ नेपाल में ही जब ये आ रही होती है तो इसे एक इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिशूली। इसकी एक सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? त्रिशूली, जो इसे कहाँ मिलती है? नेपाल में ही मिल जाती है। यानी कि काली गंडकी में ही आकर कौन सी नदी मिल गई है? त्रिशूली। काली गंडकी क्यों? क्योंकि इसका नाम नेपाल में क्या है? काली गंडकी, या आप कह सकते हैं कि इसका नाम नारायणी। वहां पर ये आकर क्या, इसमें कौन सी सहायक नदी मिलती है? इसकी त्रिशूली से आकर मिलती है, और फिर जब ये फ्लो करती है आगे भारत में आती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? गंडक हो जाता है। साथ साथ एक और नदी भी बताई थी मैंने आपको, राप्ती का ईस्ट राप्ती, यानी कि पूर्वी राप्ती भी इससे आकर मिलती है। ये भी कहाँ से आकर मिल जाती है? नेपाल में। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो इससे कहाँ आकर मिल रही है? देखिए, नेपाल में ही मिल रही है। अभी एक फिगर में आगे क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। अभी के लिए अभी आप इसका क्या देखिए, सिर्फ नाम देखिए कि क्या क्या नाम है इसके। नेपाल में इसको काली गंडकी, नारायणी के नाम से जानते हैं। साथ साथ इसकी दो सहायक नदियां हमें जो देखनी है वो क्या है? त्रिशूली और ईस्ट राप्ती, जो इसे कहाँ आकर मिलती हैं?
गंगा में नेपाल में ही आकर इसे मिल जाती हैं और फिर ये जब भारत में आती है तब ये किस नाम से आती है, गंडक के नाम से आती है। चलो, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इस मैप में पूरा दिखाया है गंडक कहाँ से निकल रही है, कैसे आ रही है। देखो ये आ रही है काली गंडक, ठीक है। काली गंडक के पास ही जो इसकी सहायक नदी इसमें मिलती है वो है त्रिशूली, और फिर जब ये भारत में आती है तब इनका नाम क्या हो जाता है, गंडक हो जाता है। अब एक और बात ध्यान रखिए, इनको नेपाल में हम सप्त गंडकी के नाम से भी जानते। देखो दो नाम अभी हमने याद करे थे गंडक के, क्या क्या, काली गंडक और नारायणी। अब तीसरा नाम हम गंडक का देख रहे हैं नेपाल में, वो क्या है, सप्त गंडकी। सप्त गंडकी क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि जब काली गंडकी आ रही है उसमें त्रिशूली, अभी देखा हमने इनकी एक सहायक नदी है, और त्रिशूली की 5 मेन सहायक नदियां, त्रिशूली प्लस त्रिशूली की 5 सहायक नदियां, तो टोटल 6 नदी हो गई, प्लस काली गंडकी। जब ये 7 मतलब 7 हो गई, तो जब ये 7 नदियां एक साथ मिल जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्त गंडकी। और ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, नेपाल में ही हो रहा है। भारत में तो इनकी बस एक स्ट्रीम आएगी, जब ये सारा मिल जाएंगी, जब एक ही स्ट्रीम आएगी जिसे हम क्या कहेंगे, गंडक के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई इनके नामों को लेकर। साथ साथ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जिसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर आपने मैप में देखा होगा त्रिशूल के साथ एक नदी आकर मिल रही है, त्रिशूली के साथ, जिसे हम यहाँ पर लिखा गया है बूढ़ी गंडक। ठीक, ध्यान दीजिए, बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, ये बात सही है, बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक नहीं है। 2 बूढ़ी गंडक आपको देखनी है। एक बूढ़ी गंडक तो ये है जो त्रिशूल की सहायक है, और ये कहाँ से आकर निकल रही है, हिमालय से आ रही है, जो गंडक की सहायक नदी नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपने बूढ़ी गंडक देख लिया है, और ये कहाँ से आ रही है, हिमालय से निकल के आ रही है। एक और अभी हम बूढ़ी गंडक देखेंगे जिसे आप अक्सर मैप में भी देखते हैं, वो बूढ़ी गंडक कोसी नदी की सहायक है। मतलब बाद में है तो वो भी एक पूरी रिवर जो गंगा में आकर मिलती है, लेकिन आते आते वो लास्ट में कोसी में मिलती जाती है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अभी इस बूढ़ी गंडक पर कि बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक नहीं है। कोई भी बूढ़ी गंडक, चाहे ये वाली बूढ़ी गंडक हो या अभी हम एक और जो बूढ़ी गंडक आगे पढ़ेंगे, दोनों में से कोई सी भी बूढ़ी गंडक मेन गंडक रिवर की सहायक नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो बूढ़ी गंडक है ये त्रिशूल की सहायक है, त्रिशूली की सहायक है। और त्रिशूली किसकी सहायक है, गंडक की सहायक है। अगर आप सहायक कह ही रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो बूढ़ी गंडक है वो गंडक की सब ट्रिब्यूटरी है, सह सहायक नदी है, सहायक नहीं है, सह सहायक, मतलब उसकी सहायक की सहायक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बूढ़ी गंडक को लेकर। यहाँ पर अब हमने क्या क्या देख लिया, देखो गंडक की नदी देख लिए, 2 आ रही हैं, ये इसकी काली गंडक आ रही है और ये त्रिशूली आ रही है, मिलकर ये भारत में आकर गंडक की नदियां बना रहे हैं। वही ये आ रही है अब मेरी नेक्स्ट नदी जो अब हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, कोसी नदी है। तो आई होप कि अब आपको 2 नदियां क्लियर हो चुकी हैं, ट्रांसबाउंड्री वाली घाघरा और गंडक। अब तीसरी ट्रांसबाउंड्री पर बढ़ते हैं जो क्या है, कोसी नदी है। देखो कोसी अपने आप में एक नदी है, लेकिन इसका उद्गम डायरेक्ट हिमालय से नहीं हो रहा। कोसी कुछ नदियां आ रही हैं जो मिल रही हैं एक दूसरे से आकर, और फिर उनका जो एक मेन स्ट्रीम है उसका नाम क्या रखा गया है, कोसी रखा गया है। जो कोसी नदी बन रही है वो मेन 3 नदियों को मिलाकर बन रही है, और वो 3 नदी कौन सी हैं, सुनकोसी, अरुण और तामुर। 3 नदी नाम ध्यान रखिएगा, सनकोसी, अरुण और तामुर त्रिवेणी पर आकर मिलती हैं, और उसके बाद जो इनकी एक मेन स्ट्रीम बनती है उसे हम कोसी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी में जो सनकोसी नदी है वो खुद 5 नदियों को मिलाकर बनती है, मतलब 5 नदियां आती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से और एक स्ट्रीम बनाती हैं जिसका नाम क्या है, सनकोसी है। तो वो 5 स्ट्रीम कौन सी हैं जो सनकोसी बना रही हैं, वो है दूध कोसी, इंद्रावती, तामाकोसी, लिखूब और भूत कोसी। ध्यान दीजिए 5 नदियां जो सनकोसी बनाती हैं, और फिर ये सनकोसी अरुण और तामुर के साथ मिलकर त्रिवेणी पर संगम बनाती है, और क्या बन जाती है, एक नदी सप्तकोसी जिसे हम कहते हैं, महाकोसी जिसे हम कहते हैं, या फिर कोसी भी
कहते हैं। ये अलग अलग नाम है क्योंकि ये भी क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो चलिए पहले अब इन नदियों को देख लेते हैं। ये जो सारी नदियां हैं ये कहाँ से आ रही हैं, देखो कोसी का जो फॉर्मेशन है ये हमने देख लिया, 7 नदियों से बन रहा है, इसलिए हम इसको सप्त कोसी भी बोलते हैं। जो नेपाल में जब ये बहती है तब इसका नाम सप्त कोसी है और महाकोसी है, और जब ये इंडिया में आ जाती है तब हम इसे सिंपल कोसी के नाम से जानते हैं। चलिए अगर हम इसकी बात करें कोसी नदी की, जो कोसी को बनाने वाली सारी नदियां हैं ये हिमालय से निकल कर आ रही हैं। जो इनका कैचमेंट एरिया है वहां पर हिमालयास की हाई पीक्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये कहाँ से आती हैं, ग्रेट हिमालय से आ रही हैं। जो इनका कैचमेंट एरिया है इन 7 नदियों का, जो इंद्रावती है, दूध कोसी, ताम कोसी, लिखू, बूत कोसी, तामुर और अरुण, इन सारी नदियों का जो कैचमेंट एरिया है वो कहाँ पर है, ग्रेट हिमालयास में है। और ग्रेट हिमालय से जो हमारी नदियां आ रही हैं ये यहाँ पर हाई पीक्स मिलती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू है, कंचनजंगा है, चोयू है, जहां से ये सारी नदियां अपना पानी लेकर आ रही हैं और फिर एट लास्ट मिलकर क्या बना दे रही हैं, सप्तकोसी या कोसी या फिर आप महाकोसी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कोसी की फॉर्मेशन की बात। अब अगर हम बात करें कोसी कहाँ पर आकर गंगा में मिलती है, तो ये भी तीसरी नदी जो बिहार में आकर उसको मिलती है, कहाँ पर, कुर्सेला के पास आकर ये उसे मिल जाती है। अगर हम बात करें कोसी की, तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, देखो ये कोसी आ रही है, यहाँ सारी नदियां मिल रही हैं और फिर ये एक मेन स्ट्रीम कोसी होकर लास्ट में गंगा में मिल जाती है। अब कोसी के अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें या कोसी के बारे में कुछ बात करें, तो पहला तो ये कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, क्योंकि तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती हुई आ रही है। साथ साथ अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो क्या क्या है, कमला है, बागमती और बूढ़ी गंडक। देखिए जो बूढ़ी गंडक, एक बूढ़ी गंडक अभी पढ़ी थी हमने, जो गंडक की सह सहायक थी, यानी कि गंडक की सब ट्रिब्यूटरी जिसे हम कह रहे थे, क्योंकि वो किसकी सहायक नदी थी, त्रिशूली की सहायक नदी थी, गंडक की सहायक नदी नहीं थी। वहीं अब अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये कोसी नदी की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक जो आखिर में बागमती में आकर मिल जाती है, फिर ये बागमती और कमला दोनों जाकर किसमें मिल जाती है, कोसी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी कोसी की सहायक नदियों की, जो क्या क्या है, कमला है, बागमती और बूढ़ी गंडक। अब कोसी की बात करें तो कोसी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैराज बनाया हुआ है, क्योंकि कोसी बहुत ज्यादा पानी, भाई 7 नदियों का पानी लेकर आ रही है, तो बहुत ज्यादा पानी का फ्लो होता है, जिससे ये बहुत ज्यादा फ्लड्स लेकर आती है। बिहार में इसकी वजह से बहुत बार फ्लड्स आ चुका है। और कोसी पर जो बैराज बनाया गया, जब कोसी में सारी नदियां मिल जाती हैं और वो सप्त कोसी बन जाती है, तब छतरा एक जगह है नेपाल में, इसके बाद जब वो पार करती है कोसी, तब उसे एक बैराज के थ्रू निकाला जाता है जब वो इंडिया में आती है, जो क्या है, कोसी बैराज। कोसी पर जो बैराज है उसे हम, इस कोसी बैराज को क्या क्या नाम से कहते हैं, भीमनगर बैराज के नाम से भी जानते हैं। इस कोसी बैराज का दूसरा नाम क्या है, भीमनगर बैराज। साथ साथ ध्यान रखिएगा एक और बैराज है, हनुमान बैराज, वो भी कहां पर है, इसी कोसी नदी पर लोकेटेड है। दूसरी, कोसी को हम सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि हर साल बिहार में जो बाढ़ आती है वो इसी कोसी नदी की वजह से आती है। ठीक है, तो इसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें कोसी को लेकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इंडिया नेपाल मिलकर एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस पर, और ये भारत का सेकंड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट और था जो कहाँ बना हुआ है, केन और बेतवा पर बना हुआ है। देखिए ये केन जा रही है, बेतवा जा रही है, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक प्रोजेक्ट बन चुका है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इस पर, कोसी और मेची नदी पर। ध्यान दीजिए ये मेची नदी जो है ये कोसी की सहायक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कोसी मेची, तो कोसी, क्योंकि कोसी मेन रिवर हो गई तो उसकी सहायक ही होगी मेची, नहीं। जब अभी हम आगे एक नदी पढ़ेंगे जो गंगा से आकर मिलेगी, महानंदा, उसकी सहायक नदी है मेची, और इन दोनों को जोड़ने की बात पे ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो क्या है, कोसी और मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात हो गई। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि कोसी मेची पर बैराज तो है ही कोसी पर, साथ साथ एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी बन रहा है कोसी और मेची को मिलाने का। चलो अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट गंगा की सहायक नदी पर,
जो क्या है महानंदा, जो उसको लास्ट में कहाँ आकर मिलती है, जब गंगा फरक्का बैराज के बाद दो शाखाओं में टूट जाएगी। याद कीजिए मैप जो बताया था सबसे पहले, जब गंगा दो शाखाओं में आके टूट जाएगी फरक्का बैराज के बाद, एक हुगली जो पश्चिम बंगाल में चली जाएगी और दूसरी पद्मा जो कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में। उस पद्मा में आकर ये महानंदा नदी आकर उसमें मिल जाती है। महानंदा की अगर हम बात करें तो जो इसका उद्गम है वो हिमालय से हो रहा है। करसोंग में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है करसोंग, वहां से ये निकल कर आ रही है और आखिर में ये पद्मा मतलब गंगा का ही जो बांग्लादेश में जब वो पद्मा के नाम से जा रही है उसमें जाकर मिल जाती है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। ध्यान दीजिए कहां से निकल कर आ रही है, देखो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से आप समझ जाएंगे कि इसमें वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, हिमालय से होते हुए आती है करसोंग डिस्ट्रिक्ट के पास, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और फिर लास्ट में गंगा में कहा मिल जाती है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। अगर कुछ इसके फैक्ट्स की बात करें तो ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है। पहली बात कहाँ, थोड़ा सा बिहार में बहती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर बाद में बांग्लादेश में जाकर ये गंगा यानी कि पद्मा नदी से जाकर मिल जाती है। अगर इसकी थोड़े इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो गंगा से मिलने वाली जितनी भी बाएं तरफ से सहायक नदियां जो गंगा में मिल रही हैं उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे आखिरी सहायक नदी जो गंगा में बाएं तरफ से मिलती है, ध्यान दीजिए गंगा में मिलने वाली सबसे आखिरी सहायक नदी जो बाएं तरफ से उसे आकर मिलती है वो कौन सी है, महानंदा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये गंगा की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे पूर्वी में अगर कोई उससे नदी आकर मिल रही है गंगा से तो वो कौन सी है, महानंदा। और इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी जिस पर एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी है वो क्या है, मेची, जो किसके साथ बना हुआ है, कोसी के साथ बना हुआ है प्रोजेक्ट। तो अब देखिए गंगा में हमने देख लिया कि सारी ट्रिब्यूटरीज जो उसे राइट हैंड से मिलती हैं, जो उसे लेफ्ट हैंड से मिलती हैं, गंगा कैसे बन रही है ये हमने देख लिया। तो अब हम गंगा को कहां तक लेकर आ चुके हैं, फरक्का बैराज तक, क्योंकि अब फरक्का बैराज के बाद गंगा दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, यानी कि अब उसमें कोई सहायक नदी आकर नहीं मिलेगी, अब उसमें क्या होगा, दो उसकी वितरिका यानी कि दो डिस्ट्रीब्यूटरीज उसकी बन जाएंगी, एक पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाएंगी और दूसरी हुगली जो पश्चिम बंगाल के होते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसी के साथ हम लोग गंगा का ये वाला पोर्शन भी कवर करेंगे, मतलब जब गंगा दो हिस्सों में टूट जाएगी, पद्मा और हुगली में, जब हम बे ऑफ बंगाल का पूरा कवर करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि गंगा का जो डेल्टा है, याद कीजिए जब हमने गंगा का कोर्स पढ़ा था तब हमने उसमें बताया था कि जो गंगा का डेल्टा है वो दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, एक हुगली और एक मेघना। तो ये सारा अब हम कब कवर कर लेंगे, जब हम ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, यानी कि जब हम बे ऑफ बंगाल में इनकी डेल्टा की फॉर्मेशन करेंगे तब ये वाला सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। सो आई होप कि अब आपको पूरा गंगा फरक्का बैराज तक समझ में आ गई होगी। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ साथ जो पिछली जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाकर चेक इट आउट कर सकते हैं। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।